नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो मैं प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं, राजस्थान की इस तपोभूमि में ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान को अपनाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। और उसी चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और पृथ्वीराज चौहान तथ्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। 4 बांच 24 गज, 4 बांच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, ताहा ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। इसी पृथ्वीराज चौहान तथ्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस पर पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन की बात करें, प्रारंभिक जीवन में पृथ्वीराज चौहान का जन्म 19 मई 1166 ईस्वी को गुजरात के अनिल पाटन नामक स्थान पे हुआ था। इसी प्रकार 19 मई को एक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। चलो हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 19 मई 1166 ईस्वी को हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो स्थान था अनिल पाटन नामक स्थान है। अनहिल पाटन जो गुजरात में है, वहां पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पिता का नाम पूछा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, चौहान था। माता का नाम कर्पूरी देवी, जो अनंगपाल तोमर की बेटी थी जिसने दिल्ली शहर को बचाया था। कर्पूरी देवी, माता का नाम कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी, माता का नाम था कर्पूरी देवी, जो किसकी बेटी थी? अनंगपाल तोमर की। अनंगपाल तोमर की बेटी थी जिसने दिल्ली शहर को बचाया था। अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी, तो संरक्षिका के रूप में उसकी माता का नाम कर्पूरी देवी का ही आता है। संरक्षिका, पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका का अगर नाम पूछा जाता है तो उसकी संरक्षिका का जो नाम था पृथ्वीराज चौहान की, वो भी उसकी माता थी, माता कर्पूरी देवी ही उसकी संरक्षिका थी। आगे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री
कौन थे, या प्रधानमंत्री का नाम बताए तो प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था कंदमवास या कैमास। पृथ्वीराज चौहान के सेना अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष का क्या नाम था, सेना अध्यक्ष का नाम था भुवनमल। क्या नाम था, कैमास, सॉरी कैवास नहीं है, कैमास है। क्या नाम है, कैमास। सेना अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान के जो सेना अध्यक्ष थे वो थे भुवनमल। कौन थे, भुवनमल, इनके सेना अध्यक्ष थे भुवनमल, जो कर्पूरी देवी के चाचा थे। क्या थे, अंकल थे। कर्पूरी देवी थी, कर्पूरी देवी उनके क्या थे, वो चाचा थे। पृथ्वीराज चौहान के जो सेना अध्यक्ष थे वो भुवनमल थे, वो कर्पूरी देवी थी, उनके क्या थे, वो चाचा थे। अगर आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान की दो सुंदर राजकुमारियां थी, यानी सुंदर पत्नियां थी। उनका नाम था सुयोगिता और दूसरे का नाम था इच्छिनी देवी। ये दोनों अति सुंदर राजकुमारी पत्नियां थी। पत्नी की बात करें, पत्नियां, एक का नाम था इच्छिनी देवी, दूसरे का नाम, दूसरी पत्नी सुयोगिता, जो कन्नौज के शासक जैसन गढ़वाल की बेटी थी, सुयोगिता। ये उनकी पत्नियों के नाम है। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विराजते थे, उनकी शोभा बढ़ाते थे, वो कौन कौन से दरबारी कवि हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो था चंद्रबरदाई, वो उसका मित्र भी था और उसका राज दरबारी कवि भी था। पृथ्वीराज चौहान के समय, अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम सबसे अधिक जानकारी है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो से ग्रंथ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पिंगल भाषा में लिखा गया था और हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था। चलो अपन बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, उनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि की अगर हम बात करें, एक तो थी दल पुंगल। कौन सी उपाधि थी, दल पुंगल की उपाधि। और दूसरी उसको उपाधि प्राप्त थी उसको, वो थी पृथ्वीराज चौहान की जो से उपाधि थी वो थी राय पिथौरा। कौन सी थी, राय पिथौरा। ये पृथ्वीराज चौहान की क्या थी, उपाधि थी। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान विश्व विजेता बनना चाहता था। राय पिथौरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। पृथ्वीराज चौहान के भाई के संदर्भ में अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम हरिराज था। क्या नाम था, हरिराज। ये पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम था। और बहन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जो बहन थी उनका नाम था पृथा। क्या नाम था, पृथा। ये पृथ्वीराज चौहान की बहन का नाम था। जन्म 19 मई 1166 को स्थान अनिल पाटन गुजरात में
पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी जो अनंगपाल तोमर की बेटी थी। संरक्षिका माता कर्पूरी देवी ही थी। प्रधानमंत्री कंदमवास कैमास सेना अध्यक्ष भुवनमल कर्पूरी देवी का चाचा था। उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थी। उसका नाम था इंचिनी देवी और दूसरी का नाम था शयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान को उपाधि प्राप्त थी दल पुंगल और राय पिथोरा की उपाधि प्राप्त थी। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता और राय पिथोरा जो युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक मात्र 11 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी को उनका राज्य अभिषेक हुआ था। अब राज्य अभिषेक की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के राज्य अभिषेक कब हुआ था? राज्य अभिषेक, जिसको राज्यारोहण भी कहते हैं, राजगद्दी भी कहते हैं, राज्य अभिषेक पृथ्वीराज चौहान को मात्र 11 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने? मात्र 11 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी में, जिस समय सोमेश्वर चौहान की मृत्यु 1177 में हो जाती है। इसके बाद उसका राज्याभिषेक 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहे हैं। चौहान अपन बार बार ऐसे आ रहा है, आप ऐसे मत समझ जैसे मुंह से अपन बोल रहे चौहान, लेकिन अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहे हैं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान 1178 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त करता है तो उसके सामने कहीं कठिनाइयां और विपत्तियों का उसको सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था नागा अर्जुन। यह भी दिल्ली के राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था, अजमेर का शासक बनना चाहता था। तो उन दोनों के मध्य भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलो हम एक एक करके बात करेंगे। इससे पहले हम चौहान वंश की जो स्थापना की थी, वो चौहान वंश के जो संस्थापक थे, तो अपन इसमें थोड़ी बात चर्चा कर लेते हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक, वो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने? वासुदेव। और कब की? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान, वासुदेव चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी अहिशस्त्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। और चौहानों का मूल स्थान था सपाल दक्ष। सपाल दक्ष जो चौहानों का मूल स्थान था। जिस चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। और इसी वासुदेव चौहान ने एक झील बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है, वो है सांबर झील। और यही सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। ये राजस्थान के खारे पानी की झील है। कौन सी? सांबर झील। चलो हम पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको उनके कुछ दरबारी कवि, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? चंद्रबरदाई ने। पिंगल भाषा में, ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था। दूसरा है पृथ्वीराज विजय, इसको लिखा था ज्यानक ने। किसने? पृथ्वीराज विजय। ज्यानक के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या है? पृथ्वीराज विजय से भी हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा है विद्याधर ने आशाधर नामक ग्रंथ, वागीश्वर ने आशाधर नामक ग्रंथ लिखा था। जनाधर ने विश्वरूप नामक ग्रंथ लिखा। इससे भी हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब हम पृथ्वीराज चौहान के समय जो परिस्थितियां, कुछ हालात ऐसे उत्पन्न हुए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय का जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए वो किन किन राज्यों पर अपना आधिपत्य और विजय अभियान चलाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं।
पृथ्वीराज चौहान की विजय अभियान, विजय अभियान। पृथ्वीराज चौहान के विजय अभियान की अगर हम बात करें, एक एक करके उसको उपलब्धियां भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कई बार यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पुटअप होते रहते हैं, आते रहते हैं। चलो अपन पृथ्वीराज चौहान की विजय अभियान के बारे में बात करेंगे। विजय अभियान, विजय अभियान में अपन इसे बात करें, जैसे ये मुझे नक्शा बनाना नहीं आता है, फिर मैंने ऐसे ही बना दिया है, इतने राजस्थान का नक्शा है। इसमें कहीं जैसे अपन यहाँ बात करें, यहाँ अजमेर, चौहान अजमेर है, और अजमेर के बाद महाबो गढ़वाल इसमें है। तो इसकी बात अभी अपन आगे बात करते एक एक करके। मैप थोड़ा सही नहीं बना, तो इसके लिए अपन मैप पर बात नहीं करेंगे। चलो, जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठता है तो पहला आक्रमण उसके सचेरे भाई नागा अर्जुन के साथ होता है, क्योंकि नागा अर्जुन ने गुड़गांव के आसपास क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो दोनों के मध्य युद्ध होना संभावित है। इसी बात अपन बात करेंगे जिसको युद्ध को बोलते हैं, नागा अर्जुन के विद्रोह का दमन। नागा अर्जुन का दमन, पहला नागा अर्जुन का दमन 1178 ईस्वी में उसने नागा अर्जुन के दमन किया। यही नागा अर्जुन, इसमें एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं गुड़गांव का युद्ध। क्या होते हैं? गुड़गांव का युद्ध, जिसने नागा अर्जुन ने उस पर आधिपत्य किया। गुड़गांव का युद्ध 1178 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और नागा अर्जुन के मध्य लड़ा गया। नागा अर्जुन के मध्य लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और नागा अर्जुन की पराजय हुई, या नागा अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान नागा अर्जुन के मध्य गुड़गांव का घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में नागा अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापतियों की मदद से नागा अर्जुन को पुनः बंदी बनाया गया, फिर उसे अजमेर लाया गया, वहां उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार नागा अर्जुन पर अपना आधिपत्य 1178 में पृथ्वीराज चौहान ने किया। अगले आक्रमण की बात करें, भंडानकों पर आधिपत्य। हम भंडानकों की बात करें, भंडानकों पर विजय। भंडानकों पर जो उसने विजय प्राप्त की थी 1182 ईस्वी में। ये भंडानक जाति है वो सपाल दक्ष प्रदेश में निवास करती थी। कहां पर निवास करती थी? सपाल दक्ष प्रदेश में ये भंडानक जाति निवास करती थी। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने एक दिन मौका पाकर 1182 में भंडानकों पर किया आक्रमण, और इस आक्रमण करने के बाद इस पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों की बस्तियों और उनकी गलियों को पूरी तरह से उजाड़ दिया। इसी प्रकार भंडानकों पर भी पृथ्वीराज चौहान का आधिपत्य 1182 ईस्वी में हुआ और एक और भंडानकों पर भी उसका विजय हो गई। इसके बाद हम बात करें महाबो। अपन महाबो की बात करेंगे। दूसरा आक्रमण महाबो पर। महाबो पर आक्रमण। पृथ्वीराज चौहान
दिग्विजयी बनने का सपना देखता है, आसपास के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। भंडारकों के बाद वो महाबो पर भी आक्रमण करता है। 1182 ईस्वी में उसने आक्रमण कर दिया महाबो पर। कब आक्रमण किया? 1182 ईस्वी में। उस समय महाबो पर एक शासक विराजते थे, उनका नाम था परमदी देव। क्या नाम? परमदी देव। ये यहाँ के शासक थे और इस शासक के दो सेनापति थे। कौन से दो? कितने सेनापति थे? एक सेनापति का नाम था अल्लाह और दूसरे का नाम था उदल। क्या नाम था? अल्लाह और उदल दो सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान किसके ऊपर आक्रमण? ये संदेल शासक थे। कौन शासक था? संदेलों पर आक्रमण पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में वो आक्रमण करता है परमदी देव पर, संदेल शासक पर। महाबो का युद्ध 1182 में संदेल शासक परमदी देव और चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में परमदी देव के दो सेनापति अल्लाह और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का महाबो पर भी अपना आधिपत्य स्थापित हो जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान महाबो पर एक गवर्नर नियुक्त करता है। महाबो पर गवर्नर नियुक्त करता है। कई बार प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है। उसका नाम था पुंजन राय। क्या नाम था? पुंजन राय। पुंजन राय को वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। चलो, अगला आक्रमण पृथ्वीराज चौहान करता है। ये बहुत अगला आक्रमण पृथ्वीराज चौहान करता है। आपको वैसे पता ही होगा अगले आक्रमण के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान की दो पत्नियां थी। एक का नाम था इच्छिनी देवी, दूसरे का नाम था क्षयोगिता। क्षयोगिता के बारे में अपन वर्णन करेंगे। एक कन्नौज का शासक था। यह भी पूरे अजमेर और दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अजमेर का शासक, ये कन्नौज का शासक जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल, यह भी साम्राज्य विस्तार की भावना को अपनाता था और साथ में पृथ्वीराज चौहान भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। दोनों की एक जैसी नीति होने के कारण दोनों में टकराव की स्थिति तो उत्पन्न होगी। दूसरा कारण यह था कि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की बेटी क्षयोगिता को जबरदस्ती उसको उठाकर शादी कर दी। यह भी उनके विद्रोह का प्रमुख कारण था। कन्नौज के बाद गुजरात के भीमदेव द्वितीय और फिर तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।